मोदी जी को वोट करें। आएगा तो मोदी। यस, आएगा तो मोदी। लेट्स आस्क मिस्टर मनोज यादव। यस यस। समाजवादी पार्टी के यादव साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, और मैं उनसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि भाई आदरणीय सम्माननीय अमित शाह जी आज मिले राज ठाकरे जी से, और मनोज यादव जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, हाउ आर यू सर? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। I'm very fine. And how are you? ऑलवेज फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर मच फाइनर नाउ दैट यू हैव जॉइंड अस। आप हमारे साथ हैं, इसके लिए हमारी तरह तबीयत और ज़्यादा अच्छी हो गई है। मनोज यादव जी, आज आदरणीय सम्माननीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जो हैं, जिनको चाणक्य कहा जाता है, अब क्यों कहा जाता है मुझे मालूम नहीं है, वो राज ठाकरे जी से मिले। बात अब ये चल रही है कि एनडीए में यहाँ पर महाराष्ट्र में राज ठाकरे साहब, ये जो युति है इनकी, इसके हिस्से बन जाएंगे और इनको शायद 2 सीट दे रहे हैं। राज ठाकरे साहब ने मांग की है कि एक साउथ मुंबई दे दीजिए, दक्षिण मुंबई, और एक शिरडी की सीट। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश में, आप शायद अभी लखनऊ में बैठे हैं, वहां पर जाकर के ये क्या जवाब देंगे साहब कि राज ठाकरे जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने आपको मारा पीटा, मुंबई से भगाया, नासिक से भगाया। मनोज यादव जी, इस पे जरा कुछ रोशनी डालें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही और वाजिब सवाल उठाया है। लेकिन मैं इस बात को मान के चलता हूं कि राज ठाकरे को बीजेपी मुंबई शहर तक सीमित रखेगी, और अगर उनको नासिक की सीट मिलती है, शिरडी की सीट मिलती है, तो शायद वहां तक बस। इसके अलावा बीजेपी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में प्रवेश मात्र कर पाए। लेकिन इन सबसे भी बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिसका डंका पूरे विश्व में बज रहा हो, और अभी जैसा हम आपके साथी ने कहा कि बड़ा कमिटेड वोट है और वोटर है मोदी जी का जो बीजेपी का है, तो क्या कमिटेड वोटर के पैमाने में कुछ डाउनफॉल आया है? एक बात। क्या जो जनाधार बीजेपी ने बनाया था और नरेंद्र मोदी के नाम की जो ताकत थी, क्या उस ताकत में कमी आई है? दूसरी बात, क्योंकि वो राज ठाकरे हों जिन्होंने बहुत सारी बातें कही होंगी। उत्तर प्रदेश के उदाहरण तो बड़े गजब के हैं। जो ओम प्रकाश राजभर व्यक्तिगत हमले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे और योगी आदित्यनाथ पे किए, व्यक्तिगत हमले जो शायद भारतीय राजनीति में कोई राजनीतिक दल किसी दूसरी नेता के लिए नहीं कर सकता। जो बात उन्होंने कही, और खासकर किसी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कार्यकर्ता और IT सेल के लोग आपस में किसी नेता को एक दूसरे के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो। तो नरेंद्र मोदी को, योगी को और बीजेपी RSS को अगर ओम प्रकाश राजभर की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है जो सिनेरियो और या जो पॉलिटिकल पूरा एक नया मैकेनिज्म तैयार हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, उससे उनको राज ठाकरे की भी जरूरत है। अगर कोई राज ठाकरे से भी जूनियर नेता होगा, ये मेरा कटाक्ष है बीजेपी को, जिसकी कोई अहमियत नहीं होगी, जिसके पास कोई पहचान नहीं होगी, उसको भी बीजेपी ले लेगी वोट बैंक के लिए। क्योंकि पूरे देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के चेहरे को लगभग धूमिल सा होता हुआ पूरा देश देख रहा है। हाँ, बीजेपी मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शहरी क्षेत्र में ज्यादा मजबूत है, महानगरों में ज्यादा मजबूत है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि ये पूरे देश में बीजेपी में और खासकर उत्तर भारत में कोई ऐसा जादू नहीं है नरेंद्र मोदी के नाम का जिसको कहा जा सके। जो भी मुद्दे बीजेपी लेके आई, उन सारे मुद्दों को जनता ने, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता में जहां से आता हूं, जहां मैं देख रहा हूं राजनीति, उसको पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता में। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन मैं एक सेकंड सर, मनोज यादव जी, योगी आदित्यनाथ जी जब बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं, प्रदीप जी जो हमारे साथ जो यहीं बैठे हैं, एडवोकेट प्रदीप धामिया जी जो हमारे साथी हैं, वो अक्सर, सॉरी प्रदीप जी, ये आपका एग्जाम्पल है, मैं दे रहा हूं अभी, वो ज्यादातर नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि भाई पहले उत्तर प्रदेश जाना जाता था रामपुरी कट्टे के लिए और रामपुरी चाकू के लिए, अब यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है, इतनी इंडस्ट्री आ गई है, ना जाने कितने लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है, पूरा उत्तर प्रदेश जो है उसका सुधारीकरण हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, और अब उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो है वो बहुत ही जल्दी $1 ट्रिलियन की हो जाएगी पर एनम। ऐसा कुछ है क्या मनोज यादव जी? देखिए, ये
बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी भी होता है और बहुत जालिम पार्टी भी होता है। तो झूठी भी है और जालिम भी है, और इतने जालिम लोग जो हैं और इतने झूठे लोग सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के में जो जनपदवार में देख रहा हूं डेवलपमेंट, कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है। आपको पता है जब एमयू साइन हुआ उत्तर प्रदेश में, जब तमाम सारे व्यापारी पूरे देश के आए उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ ने 2018 से लेकर अब तक लगभग 40 लाख करोड़ से ऊपर के एमयू साइन किए। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारे भारत के एक साल के बजट को छूता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 45 लाख करोड़ के आसपास का बजट है हमारे देश का एक साल का, और अकेले उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ से ज्यादा का एमयू साइन हुआ है। लेकिन आप देखेंगे एक सिंगल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया गया है जो बीजेपी की बनाई हुई पॉलिसी की तरफ हो सकता है वो समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा हो, उनकी तरफ से आया हो, या बसपा का कोई प्रोजेक्ट रहा हो जो पेंडिंग रहा हो, या जो पूरा हो रहा हो, सिर्फ उतना ही हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी ने कोई सिंगल काम नहीं किया। अगर मैं एक बात कहूं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, गोरखपुर मुख्यमंत्री जी उनका निवास है, उन्होंने कहा था गोरखपुर में भी मेट्रो चलेगी। क्या मेट्रो का कोई पिलर या कोई गड्ढा खोदा गया 7 सालों में? जो सरकार मेट्रो का पिलर या नहीं खोद पाई, वो सरकार अगर ये बातें कहती तो झूठी बातें कहती। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी की बात की जा रही है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, ये इकोनॉमी बना देने से कुछ नहीं होता है। आम जनता को क्या मिला? 5 किलो राशन। अगर आम जनता को आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के बाद 85 करोड़ लोगों को, और 3 करोड़ वो जो आए हैं उत्तर प्रदेश में या देश में, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो हिंदुओं को लाया गया है, उनको मिला के लगभग जो बन रहा है वो 87 करोड़ लोग बन रहे हैं, और उनको क्या दिया जा रहा है? राशन। कोई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला कंट्री अपने देश के 86-87 करोड़ लोगों को राशन देगा? ये बात बिल्कुल सफेद झूठ की तरह है। मीडिया में अभी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अभी अंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों की, नंबर 1। नंबर 2, हाल ही में मुंबई में शिवाजी पार्क में जो रैली हुई, इतनी जबरदस्त रैली हुई, कहने की हद नहीं, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज वी वॉच रैलीज एट शिवाजी पार्क नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आदरणीय बाला साहब ठाकरे की जो पॉपुलैरिटी जब पीक पर थी, वो रैली जो होती थी तकरीबन उसकी कंपैरिजन में ये रैली थी। अगर यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही लोग थे यहाँ पर। इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल रैली, फैंटास्टिक रैली ऑफ द इंडिया अलायंस। कांग्रेस की रैली थी लेकिन इंडिया अलायंस के सब लोग थे वहां पे, जबरदस्त बिल्कुल। मोदी जी ने जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने जो शक्ति की बात करी, जो अदृश्य शक्ति है आज की तारीख में जो एक एक चीज को कंट्रोल कर रही है, मोदी जी ने उसको टर्न अराउंड कर दिया और कह दिया कि ये एंटी हिंदू बात है, हम तो शक्ति पूजक हैं, ये शक्ति विनाशक हैं। मनोज यादव जी, इसके बारे में जरा रोशनी डालिए प्लीज। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं जी, बताएं। और वो आपको सुन के भी बड़ा मजा आएगा। बीजेपी का नेचर क्या है, बीजेपी किस नेचर पे काम कर रही है देश में, कैसी पॉलिटिक्स। अगर हम कल गोबर की बुराई कर दें, बाय गॉड बता रहा हूं, इसको आप बिल्कुल मजाक में मत लीजिएगा, कल सुबह आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी या कोई भी इंडिया अलायंस का नेता गोबर की बुराई कर दे, यू बिलीव सर कि बीजेपी उस गोबर को अगले दिन चेहरे पे लपेट लेगी और कहेगी दिस इज नॉट अ गोबर, दिस इज अ गोल्ड, दिस इज अ ब्लैक गोल्ड। मतलब वो उसको लपेट लेंगे, उसको चिपका लेंगे, उसको अपने से अटैच कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी सिर्फ भावनाओं की राजनीति करती है, भावनाओं के मुद्दों पे ले जाके जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है। अगर बीजेपी इस बात को कह रही है कि ऐसी है, ऐसी चीजें हैं, तो वो तो हमको भगवान विरोधी भी कहते हैं। क्या अगर मैं ईश्वर विरोधी हूं, मेरी पार्टी ईश्वर विरोधी है, तो क्या कोई साक्ष्य बीजेपी के पास है? क्या कोई बात कह सकती है? किसी पार्टी ने अगर कोई बात उठाई, कोई सवाल उठाया, या जैसे हमने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, कांग्रेस ने तो फिर किया था, समाजवादी पार्टी का डे 1 से वर्डिक्ट था भगवान राम के मंदिर पे कि जो माननीय कोर्ट का फैसला हो उसका समाजवादी पार्टी सम्मान करे। हमने सिर्फ ये बात कही। पूरे देश में क्या चर्चा कर दी गई कि समाजवादी पार्टी अगेंस्ट भगवान राम।
अच्छा, मेरी क्या औकात, हमारी पार्टी की क्या औकात? हम क्या किसी भगवान की खिलाफत करके अपने आप को वजूद में रख सकते हैं क्या? हमने न्याय की बात की, हमने जस्टिस की बात की कि पूरी दुनिया में ये मैसेज नहीं जाए कि अगर हम बहुसंख्यक लोग किसी जो हमारे अल्पसंख्यक है उन समुदाय के साथ हम कोई न्यायपूर्वक बात न कर पाए, उनके मुद्दों को हम अपनी जी। मर्जी से थोप दे बहुमत के आधार पे, ऐसा समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती। मनोज जी, आप कहते हैं डेवलपमेंट में सेंटर मोदी जी का कहना है 10 ईयर डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मोदी जी कह रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड बहुत तगड़ा है। मगर यूपी में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि 5 साल में 27 मेडिकल कॉलेज, 20 स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया। बोले काशी का काया पलट, 2 साल में 13 करोड़ विजिटर्स काशी, और काशी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अप बाय 41%, पूरा 41%, 25,000 करोड़ का बिजनेस काशी में वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, आ गया है 25,000 करोड़ का बिजनेस। तो क्या ये सब और जो राम मंदिर का आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर जिस प्रकार से होटल, स्टार, रोड्स वाइड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट दिख रहा है, एटलीस्ट दिख रहा है, कैसे आपका मनोज जी इसको नकार सकते हो आप, डेवलपमेंट का लहर? नहीं, मैं क्यों नकारूंगा भाई, मैं क्यों नकारूंगा? मैंने डेवलपमेंट को लेके समाजवादी पार्टी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। मैं ये कहता हूं, क्या अयोध्या और बनारस ही उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं क्या? 78 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में क्या आपका ओपिनियन है भाई? अगर आप 80 सीटों पे करते हैं, 2 सीटें ये छोड़ दीजिए, तो 78 लोकसभा की जो सीटें हैं उनके बारे में क्या चर्चा करें? क्या सिर्फ इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 16-17 करोड़ के आसपास है, उसको आप 2 जिलों के डेवलपमेंट से उसका आकलन कर दोगे? तब तो मैं जवाब देता हूं, मुंह तोड़ जवाब बीजेपी को देता हूं। जवाब यह है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपने कहा कि समाजवादी लोग इटावा के लिए बहुत काम करते हैं, सफाई के लिए बड़ा काम करते हैं। जी। तो आप में क्या अंतर रह गया? आप कैसे पार्टी में डिफरेंस हो गए? आप भी तो वही काम कर रहे हो जो धार्मिक मुद्दे। मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, मेरी पार्टी बिल्कुल विरोधी नहीं कि किसी धार्मिक स्थल का डेवलपमेंट ना किया जाए, लेकिन एक बड़ी बात मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश के पास कोई बंदरगाह नहीं है, उत्तर प्रदेश के पास कोई बिजनेस के हब नहीं है, उत्तर प्रदेश के पास सिर्फ कृषि आधारित क्षेत्र है जो हमारी जीडीपी का सबसे मुख्य पार्ट है, और हमारा जो बजट है, जो उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा जो उत्तर प्रदेश की सरकार को आता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जैसा कि आपने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तमाम सारे स्टेटों में काम करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ज्यादातर लोगों को काम दिया जा सके सिवाय कृषि के, और उत्तर प्रदेश का जो रेवेन्यू जनरेट होता है जिससे कि उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट होता है। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में एक मैरेकिल हुआ है कि उत्तर प्रदेश में गुजरात की कंपनियां आ रही काम करने के लिए सरकारी, चाहे वो पुल का काम हो, सड़क का काम हो, हॉस्पिटल बनने का काम हो, कोई भी काम हो, वो गुजरात की कंपनियां आ रही। और उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है जो उत्तर प्रदेश के अंदर रन करनी चाहिए, मैं उसकी तुलना ना तो गुजरात से कर सकता, ना महाराष्ट्र से कर सकता, ना मैं किसी और बंदरगाह वाले क्षेत्र तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जो भी स्टेट है उनसे नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास बड़े सीमित संसाधन है। गुजरातियों ने उत्तर प्रदेश का जो बजट का पैसा है उसका एक बड़ा भाग गुजरात की तरफ लेके जा रहा है। क्यों? क्या जरूरत थी? जो ये 2 डिस्ट्रिक्टों का नाम लिया, अयोध्या और काशी, इस पे भी पूरा होल्ड गुजरातियों का आ गया है। मैं कोई देश को बांटने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बताइए हमारे पास क्या एसेट्स हैं जिन एसेट्स से हम इतनी बड़े जो पॉपुलेशन को हम कैसे रन करेंगे, क्या करेंगे? आज उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय क्या स्थित है और हर व्यक्ति की परचेजिंग पावर कहां पहुंच गई है, इस पे कोई चर्चा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? और योगी आदित्यनाथ ने जो डेवलपमेंट किया है वो कागजी डेवलपमेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिया गया है। ये मेरा जवाब नहीं है, ये विधानसभा में बीजेपी के नेता और मंत्रियों का जवाब है। इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए कि जिला अस्पताल को अपने मेडिकल कॉलेज का क्या स्वरूप हो सकता है, क्या उसके फीचर्स हैं। अब मेडिकल कॉलेज में अगर डॉक्टर
बन रहे हैं लोग तो उसका मेडिकल कॉलेज समझा जाएगा। अगर वहां पे एमबीबीएस के डॉक्टर, बीएमएस के डॉक्टर, उन डॉक्टरों की अगर वहां से माफ करिएगा पौध तैयार हो रही, तब तो वो मेडिकल कॉलेज है, नहीं हॉस्पिटल है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया, कहीं भी क्लासेस नहीं चल रही, सिर्फ ये बातें कर रहे हैं और वो भी झूठी बातें कर रहे हैं। मैं तो भगवान राम से प्रेयर करूंगा कि भगवान राम, ये आपका नाम तो बेचते ही हैं, आपके नाम पे झूठ बहुत बोलते हैं, इसलिए इनको पनिशमेंट जरूर करिएगा। मनोज जी, मोदी जी के गारंटी यानी पूरी होने वाली गारंटी, मोदी जी के गारंटी जो है वो पूरी होने वाली गारंटी है मोदी जी के हिसाब से। बोले कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण बनारस में लखपति दीदी, लखपति दीदी, लखपति दीदी, हर जो घर है महिलाओं को गिर गाय मोदी जी ने खुद बांटा, गिर गाय, वो गाय आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने के, महिला सशक्तिकरण के लिए 17 से 18 लीटर दूध देने वाली गाय महिला के अकाउंट में पैसे जाएगा, टोटल आइसोलेशन, किसी और के पैसे। तो जो भी आपने कहा गोबर है, दूध है, हर चीज, ये महिला सशक्तिकरण का एक उत्तम उदाहरण। तो क्या ये आप मींस इसको नकार सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की तरफ मोदी जी किस प्रकार से आगे बढ़े हैं, आत्मनिर्भर महिला। बड़ी माफी के साथ आपसे एक उदाहरण रखूंगा और शायद आपको सुन के आश्चर्यचकित लगेगा। ये बड़ी बौनी सी योजना है, बौना तो समझते होंगे ना, टिंगना सा होता है बहुत छोटा सा। नरेंद्र मोदी की बड़ी बौनी सी योजना है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी थी, कामधेन योजना चलती थी, 25 लाख रुपए का एक स्लॉट था और 50 लाख रुपए का एक स्लॉट था आपको कामधेन योजना के तहत काम करने के लिए। आप अपने जानवर खरीद सकते थे, गाय, भैंस, गिरी गाय, जो भी गाय, वो भी गुजरात की गाय है, गिरी गाय भी गुजरात की गाय है। अगर इन सब के लिए हमने इतना बड़ा बजट प्रोवाइड कराया था उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, और खासकर महिलाएं, जो खासकर हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनको कैसे सशक्त किया जाए, ये बहुत बड़े पैमाने पे योजना चल रही थी, उसको तो इन्होंने बंद कर दिया। और दूध की बात अगर करते हैं तो अमूल का गाय का दूध का प्लांट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कन्नौज में लगाया था, काऊ मिल्क प्लांट अमूल का, क्यों बंद कर दिया? जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, जिसका उद्घाटन हेमा मालिनी जी ने किया था, जिसका उद्घाटन बीजेपी के मुख्यमंत्री ने किया, काहे बंद कर दिया? यानी कि उस योजना पे आपका फोकस नहीं है। देखिए, सिंबॉलिक रूप से बीजेपी काम करती है, जिसको मीडिया ढोल बजा के, नगाड़े बजा के जवाब देती है और ये बताती कि मोदी इज डूइंग वेरी वेल इन ऑल इंडिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आप इतने अच्छे हो तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष दे रहा हूं। जो भारत के लोग अमेरिका के बॉर्डर पे, अन्य देशों के जो अमेरिका के सराउंडिंग है, वहां पे अगर जा रहे हैं और अवैध रूप से घुस रहे हैं, मेरे पास उसका डेटा है, जो अवैध रूप से घुसने का डेटा 2012 में 46 का था, वो लगभग अब 1 लाख का हो गया। उन 1 लाख प्रतिवर्ष जाने वाले अवैध रूप से अमेरिका में इंटर करने वाले लोगों में 85% गुजराती हैं। तो नरेंद्र मोदी का डंका अगर गुजरात में नहीं बज पा रहा है, तो हाउ कैन यू बिलीव एंड आई बिलीव कि उत्तर प्रदेश में डंका बज रहा है? गुजरात इज अ वेरी पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया। वहां पे वहां की जीडीपी, वहां का डेवलपमेंट, गुजरात मॉडल है साहब, गुजरात मॉडल के ऊपर तो मोदी जी जीत के आए हैं। नहीं, बिल्कुल एक मॉडल है। तो मैं जो बातें कह रहा हूं वो कैसे आंकड़े आ रहे हैं? और सुनिए, भारत की नागरिकता 2012 में 1 लाख कुछ हजार लोग नागरिकता छोड़ रहे थे भारत की, जो अब प्रतिवर्ष 2,32,000 के करीब। ये मेरा डेटा नहीं है, ये भारत सरकार का डेटा है। मेरे पास यहाँ पे इस वक्त नहीं, मैं आपको पिक्चर करके दिखा भी देता, और कहेंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे सारा डेटा में भेज दूंगा। तो हाउ कैन यू बिलीव एंड आई बिलीव कि मोदी डंका बज रहा है? मोदी ये अभी फुटेज जो चल रही है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये राहुल गांधी जी जब काशी में थे। अब ये एंथुजियाज्म जो है, क्राउड का उत्साह जो है, ये बड़े दिनों के बाद मुझे देखने को मिला कांग्रेस के लिए। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत सालों के बाद मुझे ऐसा क्राउड देखने को मिला कांग्रेस के लिए। और वही चीज हमें देखने को मिली थी यहाँ पर रविवार को, जब राहुल गांधी जी की रैली थी, बाकी सब लोग भी थे वहां पे। अखिलेश यादव जी किसी कारण वहां पर नहीं आ पाए थे। तो मनोज यादव जी ये बताएं, आज की तारीख में एक बहुत बड़ा इशू जो है वो है पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश में, नंबर 1। नंबर 2, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद
हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आज तक 6,800 टीचर्स की भर्ती नहीं कराई गई है, जहां तक मैं जानता हूं। आज सुबह तक तो नहीं की गई, शायद आप बता दें क्योंकि लखनऊ की बात है, यू वुड नो बेटर। तो ये क्या हो रहा है सर? मतलब ये कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रहे, व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चल रही, षड्यंत्र चल रहा है। ये बात मुझे कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं, और मैं इसको बड़ा डिफाइन करके कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट बात, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। और हमारी पार्टी का विजन बिल्कुल क्लियर है। जो सरकार सरकारी नौकरियों की बात कर रही है, उन सरकारी नौकरियों को सरकार खत्म कर रही, भर्ती नहीं कर रही। 640 दिन तक उत्तर प्रदेश में जिन 6800 की बात कर रहे हो, उन लोगों ने धरना दिया, लखनऊ में धरना दिया, और जिस दिन आचार संहिता लगी है उसके एक दिन बाद वो उस धरना स्थल को छोड़ के अपने घर चले गए, क्योंकि आचार संहिता लग गई तो उनको जाना उनकी मजबूरी था, वो धरना नहीं कर सकते थे। और रोके गए, पुलिस वालों को पकड़ के रोके गए। पुलिस वाले क्यों? क्योंकि वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी पुलिस वाले के ही परिवार के बच्चे थे, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, किसान के, जवान के बच्चे थे, और जिनका सिलेक्शन हो गया। इस सरकार की धूर्तता ये थी कि सरकार पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं देना चाहती। आई एम टू फ्रैंक होके मैं इस बात को कर रहा हूं। दूसरी ये बड़ी बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, मैं देश के बारे में नहीं बता सकता बहुत ज्यादा कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, ये आप बताओगे मुझे या कोई और बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अंडर करंट है। आप अगर मेरी बात का विश्वास करेंगे, राहुल गांधी जी की भीड़ एक बहुत छोटी बात है जी। आप अपने रिपोर्टर्स भेज दे, आप अपने लोग भेज दे, तो समाजवादी पार्टी ने जो टिकटों का वितरण किया है, इंडिया अलायंस की जो मजबूती है पूरे देश में, और पूरे देश के उन लोगों में जो विश्वास जगा है कि ये नैरेटिव था कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑल पार्टीज आर डिफरेंट वेज में जा रही हैं। तो अब ये नैरेटिव, ये मैसेज खत्म हो गया। जनता को विश्वास है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को हरा देंगे, इसीलिए बीजेपी डरते हुए, आपको पता है कि किस तरह की आ गई कि राज ठाकरे तो ओम प्रकाश राजभर की भी जरूरत है, और ऐसे लगभग 35 दलों की जरूरत है जिन पे एक विधायक। लेकिन यहाँ पर मनोज यादव साहब, यहाँ पर चलिए मानते अंडर करंट है, सब कुछ है, आपने जो बातें कही मान लीजिए बिल्कुल सच है, हो सकता है। बीजेपी वाले कहते हैं कि बिल्कुल सच नहीं है, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि बस उत्तर प्रदेश जैसा उत्तम प्रदेश कोई और है नहीं। यहां पर आपको लगता नहीं है कि बहन मायावती जी से भी बात कर लेनी चाहिए थी, उनको भी ले आना चाहिए था इंडिया अलायंस में किसी भी तरीके से? आई थिंक सम अटेम्प्ट वाज मेड ऑल्सो, प्रयत्न किए गए थे, लेकिन वो आई नहीं। अभी भी उनका वोट जो है वो काफी है, तकरीबन पहले जितना तो नहीं है, पहले 12-13% वोट उनको मिल जाया करते थे, बट आई थिंक शी स्टिल कमांड्स अबाउट 8 to 9% वोट्स इन टर्म्स ऑफ दलित्स। देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ दलित्स हु स्टिल सपोर्ट मायावती जी। जाटव वोट जो है तकरीबन 100% उनके पास है। तो आपको लगता नहीं है कि वो कहीं पर आपको यानी इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा सकती है? बताएं। देखिए, मैं आपको अंडर करंट का अगर विश्लेषण करूंगा तो स्पष्ट रूप से आपको बता दूंगा, और बता दे रहा हूं, पूरा तरीके से बता दे। आज भी पूरे प्रदेश में ऐसा बीएसपी का कोई कैंडिडेट नहीं जिसका थोड़ा सा भी करंट, बिल्कुल आप स्पष्ट बात जानेंगे, कोई करंट नहीं। मैं किसी लोकसभा का एक प्रभारी हूं, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, इसलिए कि बीजेपी के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं प्रभारी हूं, मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, मैं दलितों के बीच में जा रहा हूं, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग की जो कास्ट हैं जिनको गैर यादव कहा जाता है, गैर यादव, चूंकि बीजेपी ने हमको बदनाम किया कि हम यादववादी पार्टी हैं जी, उस गैर यादव बैकवर्ड्स में और ऑल पार्ट ऑफ एससी, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो पासवान हो, या चाहे वो कोरी से हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, जितनी भी पार्ट हैं एससी एसटी के, उनका 60% से ज्यादा मूव समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ हो चुका है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जमीन पे वो चीजें अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख रहा हूं। हाँ, मोदी मीडिया और वो जो दिल्ली का मीडिया, उसके पास, नोएडा का मीडिया के पास वो न पिक्चर आएंगे न चीजें आएंगी, लेकिन आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं कि उसका असर कितना तगड़ा है। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में एक सर्वे डाला था न्यूज यूपी 18 ने, न्यूज इंडिया जो
अंबानी जी का चैनल जी। है न्यूज 18 इंडिया, उसके यूपी के एक चैनल ने पार्ट डाला, एक सर्वे डाला कि आप किस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रहे हैं। यू बिलीव 24 घंटे के बाद उसका परिणाम क्या था? उस 24 घंटे के बाद परिणाम था लगभग 70% पीपल से राहुल गांधी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 70% से ज्यादा लोगों ने कहा। पता है क्या हुआ? उस चैनल ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस तरह के जितने भी सर्वे मीडिया डाले जा रहे हैं उन पे नरेंद्र मोदी और एनडीए अलायंस पूरी तरीके से पिछड़ रहा है। मनोज जी, ये जो गरीब कल्याण स्कीम्स है, नरेंद्र मोदी जी जो हाइप कर रहे हैं कि हम हमारे विकसित भारत, गली गांव गांव जाकर जो एनरोल कर रहे हैं 80 करोड़ लोग को राशन फ्री, फिर उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान, फिर आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय, स्वच्छ भारत। अभी तो ये क्या कोई चीज का इफेक्ट हुआ नहीं? आपको क्या लग रहा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 33% रिजर्वेशन, वुमन महिला सशक्तिकरण, तो ये सब मनोज जी क्या सब बातें हैं? आपका कहना है कि गांव गांव हर छोटे छोटे घर में पहुंचे नहीं ये सब खबर, फायदा हुआ नहीं किसी का? फायदा हुआ। आपने ये बातें इतनी स्कीम गिना दी, क्या 10 साल से जनता ने दिया तो आपको दिया ना, पोजीशन दिया ना, प्राइम मिनिस्टर आप रहे, आपकी सरकार रही, तो 10 साल तो आपको दिया ना राज करने के लिए। कितना लोगे आप? अब जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, अब हटाओ मोदी सरकार। जनता ये कह रही है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। आप बिल्कुल मत इस बात पे बिलीव करो कि समाजवादी पार्टी का कोई नेशनल स्पोक पर्सन कह रहा, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट माई वर्ड। ये जो मैं शब्द कह रहा हूं वो पिछड़ा कह रहा है, वो दलित कह रहा है, वो अल्पसंख्यक कह रहा है, वो गरीब किसान मजदूर कह रहा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब हटाओ मोदी सरकार। ये जनता की आवाज। मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से आपसे कह रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया पे इतने कॉन्फिडेंस से कोई सवाल पूछेगा नहीं और किसी के जवाब को देने भी नहीं दिया है। लेकिन जो मैंने सर्वेस की बात की, जब सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ बीजेपी आईटी सेल, मैं उसको 95% बीजेपी का आईटी सेल, पूरा सोशल मीडिया बीजेपी के पास है, वहां पे जब बीजेपी पिछड़ रही है तो फिर गांव में बीजेपी का क्या हाल होगा आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मनोज यादव जी, ये तो बात चलिए नो ठीक है, मोर मोदी, ये देश में चल रहा है, नो मोर मोदी जी। जी डेवलपमेंट इंडिसेस को लेकर के इंटरनेशनल सर्वेस भी जो आए हैं, वहाँ पर हिंदुस्तान की पोजीशन ज़रा बहुत पिछड़ी है, विच इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब दिल दुखता है ये देख करके कि यार हंगर इंडेक्स में हम इतने पीछे आ गए, पॉवर्टी इंडेक्स में हम लोग इतने पीछे आ गए, फीमेल इन्फेंटिसाइड में हम लोग इतने पीछे आ गए। मतलब ये इट इज़ एब्सोल्युटली टेरेबल। बट एनीवे वी विल नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ, अदरवाइज दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ये शो फिर चलता ही रहेगा बहुत। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं। देखिए साहब, 1989 के बाद कांग्रेस की कभी भी सरकार नहीं रही है उत्तर प्रदेश में। आप लोग आए, यानी समाजवादी पार्टी आई, बीजेपी आई, बीएसपी की सरकार आई। उस वक्त ये देखा जाता था कि ज़्यादातर 80% जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाया करता था। What happened in the middle and have you regained the trust of the Muslims now? बीच में वो शायद वोट जो है थोड़ा सा बहक गया था, क्या आपके पास वो वापस आ गया है मनोज यादव जी? देखिए ये भी सवाल बड़ा प्रासंगिक मैं नहीं मानता हूँ। इसमें एक बड़ा सवाल बनता है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। कांग्रेस हर लोकसभा चुनाव में फोकस्ड हो जाती थी उत्तर प्रदेश को लेके। इफ आप बिलीव करेंगे तो आप मेरी बात को सही मानेंगे, ऑल इलेक्शन ऑफ लोकसभा कांग्रेस पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पे फोकस हो जाती थी और वो अपना फोकस हटा लेती थी वहां पे जहां डायरेक्ट बीजेपी से उसको लड़ना पड़ता था। इस बार कांग्रेस ने वो गलती नहीं की है। आप सोचिए, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को गठबंधन तक सीमित रखा और कांग्रेस फोकस हुई अन्य स्टेटों में जहां पे उनकी सरकारें हैं, उन पे उसने काम किया, जिसकी वजह से आप राहुल गांधी और तमाम इंडिया अलायंस का आप इतना बूम देखता हुआ नजर आ रहा। एक बात। दूसरी ये बात कि जिस तरीके से आपका सवाल था कि
किस तरीके से मुस्लिम वोट वापस आ जाएगा, या जी। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इन सारी बात, ये सारी बातें भी बड़ी छोटी हो गई। हाँ, बीच में ये बात थी कि अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी तो मुसलमान वोटों का डिवाइडेशन होगा, ऐसी जी। बातें मीडिया में चल रही थी, और जी। शायद इसका जमीन पे कुछ असर भी था, कुछ असर था, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस ने फुलफिल कर लिया। उस पर किसी तरीके का कोई स्पेस नहीं रह गया। मायावती जी, ओवैसी जी, जितने भी लोग अगर मुस्लिम के वोटों को डिवाइड करेंगे, मैं एक मीटिंग करके आ रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं एक मीटिंग करके आ रहा हूँ, और उस मीटिंग में मुझे ये जो इनपुट्स मिले हैं, जो बातें मुझे मिली हैं, वो ये मिले हैं कि हम किसी भी सूरत में, मैं अल्पसंख्यक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, किसी भी सूरत में हम डिवाइड नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं होंगे, चाहे वैसी कोई हमको दे, कोई पर हमको मनोज जी, अगर ओवैसी ये डिक्लेयर करता है कि एक मुस्लिम सीएम होना चाहिए, 20% मुसलमान पॉपुलेशन है, 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, तो वी डिमांड अ मुस्लिम सीएम। अगर यादव कम्युनिटी 9% है और अगर अखिलेश यादव सीएम का सपना देख रहे हैं, तो क्या कोई मुसलमान सपना नहीं देख सकता जिसका 20% वोट शेयर है? मनोज जी, ये वैलिड हो जाता, फिर वहां मुसलमान सोचने लगता है कि 20% है तो हमारा सीएम क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहता है तू पहले हैदराबाद में तो बन ले भाई सीएम, इसके बाद आना उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए, क्योंकि जब सीएम होगा तभी ना तो सीएम बनाएगा। जब सीएम तू है ना हैदराबाद का, तो फिर उत्तर प्रदेश में काहे के लिए सीएम की बात कर रहा है? देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसको बीजेपी सबसे ज्यादा लाइक करती है। ये बात नहीं है महत्वपूर्ण ये है कि क्या मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अत्याचार नहीं किया गया। एक उदाहरण देता हूं आपको, और आपके दर्शक सुन के हैरान हो। हमारे एक विधायक हैं बरेली से, उनका पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, उनका पेट्रोल पंप गिरा दिया गया इस बात को लेके कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे विधायक का, बरेली के विधायक का पेट्रोल पंप बना था, वो मानकों के आधार पे नहीं बना था। आप जानते हो, मैं जानता हूं, आपके दर्शक जानते हैं, क्या पेट्रोल पंप हम बनाते हैं क्या? वो तो जो कंपनी होती है वो बनाती है, और जो एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो उसको टेस्ट करती हैं, वो जो क्या मानक है, कैसे रहेंगे, किस तरह जमीन ली जाएगी, किस फेस में लिया जाएगा, किस सड़क के उस पे लिया जाएगा, कितनी जमीन होगी, उन सारे मानकों को कंपनी करती है। और सरकार ने क्या कह दिया कि साहब ये इसके कागज नहीं पूरे, और गिरा दिया गया उसका पेट्रोल। क्या उस कंपनी को पनिशमेंट किया गया? क्या किसी सरकारी एजेंसी को पनिशमेंट किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि बीजेपी सिर्फ ये बताना चाहती है कि ऑल थिंग इज रॉन्ग, इसलिए हमने ये किया। अरे भैया, गलत किसने किया बताओ ना। वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ कैन अ पेट्रोल पंप बी इलीगल? बिकॉज अ पेट्रोल पंप ऑब्वियसली वुड बी दैट ऑफ एन ऑयल कंपनी। किसी ऑयल कंपनी का ही होगा, इंडियन ऑयल का होगा, ऑयल इंडिया का होगा, भारत पेट्रोलियम का होगा। तो हाउ कैन दैट बी इलीगल? यही बात मैं कह रहा हूं। Sure that happened? Is that a joke? Are you sure it happened? आपको पता है, अरे आप ये जानिए, वो पेट्रोल पंप ध्वस्त कर दिया गया, ध्वस्त, जेसीबी चला के पूरा पेट्रोल पंप खत्म कर दिया गया, और इस देश के किसी मीडिया ने कोई खबर नहीं दिखाई। आप कल्पना करो कि क्या चल रहा है। मीडिया तो बहुत जबरदस्त है भाई, अभी द कॉर्पोरेट मीडिया इज ह्यूज। हाँ, बहुत महान जर्नलिस्ट है वहां तो। देखिए, मैं वहां पर तो एक ही नैरेटिव चलता है साहब, वहां तो एक ही नैरेटिव चलता है ना, किसी और की बात सुनाई कहां जाती है वहां पे। जी बताएं, आप कुछ बोल रहे थे। बिल्कुल सही। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं आपसे। देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश चेंज के मूड में है, पूरा उत्तर प्रदेश चेंज के मूड में। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला तय किया है। बीजेपी जिस पे काम करती थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया, पीडीए जी। उस पीडीए के थ्रू ही, जो पीडीए की बात की, उस पीडीए के थ्रू ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट का वितरण किया। वो इम्प्लीमेंटेशन जो किया, वो जनता के मूड में और दिमाग में बैठ गया। 10 साल हिंदू बनाया, हमारी पार्टी ने जो हिंदू बन के अधिकारों का जो छीनैती की बीजेपी के गैंग ने, माफ करिएगा मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं बीजेपी के लिए, गैंग मैं कह रहा हूं। बीजेपी इज अ पार्ट ऑफ गैंग हु दलितों, पिछड़ों के अधिकार का हनन करती है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पीडीए फार्मूला जो उत्तर प्रदेश में लगा है, वो मैरेकिल है। जिस दिन काउंटिंग होगी मुझे टाइम दीजिएगा, या एक दिन बाद बात करिएगा, आप मेरे जवाबों को एंसर करेंगे कि जो आप कह रहे थे वही उत्तर प्रदेश में हुआ, वही उत्तर प्रदेश
Now, this is for the information of our viewers. One second, sir. One second. This is for the information of our viewers. Once again, जो पीडीए की इन्होंने बात करी है, पीडीए का मतलब है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक. That's what the formula means. PDA of the Samajwadi Party. Now, that has the BJP really worried. This is what we have been told over here. भारतीय जनता पार्टी को काफी फिक्र हो गया है इसको लेकर के. और इसकी वजह से शायद वो जो आपने अभी कहा ना, राजभर जी के बारे में आपने बात करी, एक दो और लोगों के बारे में बात करी, तो आप लोगों ने शायद उनकी नौकरी बचा ली, उनको मंत्री पद दिलवा दिया सर आपने. तो मतलब उसके लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं मनोज यादव जी. नहीं, बिल्कुल हमारी वजह से, हमारे पीडीए फार्मूले की वजह से, चाहे वो राजभर जी हो, चौहान साहब हो या राजा भैया, मैं ये भी बड़ी बात करता हूँ, अभी राजा भैया से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वोट मांगने के लिए गए थे, जिनको 7-8 सालों में बीजेपी ने घास न डाली. मैं ये बात आपको बिल्कुल ओपनली, और राजा भैया जी को भी सुन ले, समाजवादी पार्टी उनसे मिलने गई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए दूसरे दिन उनसे मिलने. कल्पना करके देखो कि समाजवादी पार्टी की ताकत क्या है. कितने बेरोजगारों को रोजगार हम दे देते हैं, कितने सारे लोग. हुआ क्या है, मैं अपने पहले तो मुलायम सिंह यादव जी के बिल्कुल साथ में हुआ करते थे, तो हमने देखा उनको, मतलब ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स बाय द वे, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे. तो उत्तर प्रदेश में एक वाद चल रहा है जी, उत्तर प्रदेश में वाद चल रहा है जिसको टीवाद कहा जा रहा है, ठाकुरवाद कहा जा रहा है. ठाकुरवाद, और वो परम, मतलब बिल्कुल चरम ऐसी स्तर पे पहुंच गया जिसकी मैं परिभाषा नहीं दे सकता आपके. तो मतलब मनोज जी, प्रदीप जी कहने का मतलब ये हुआ, जो इनके खिलाफ आरोप लगाए जाते थे कि यादववाद चल रहा है, अब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ठाकुरवाद चल रहा है. और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बिल्कुल सीधे सीधे ये रिजल्ट दे रहा हूं. सिर्फ ठाकुरवाद चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा. और योगी आदित्यनाथ चला रहा है. सोशल एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस जो कुछ साल पहले सेंटर ने दिखाए थे कि बहुत सारे 27 ओबीसी मिनिस्टर, और मोस्टली सब यूपी से सेगमेंट करके, अलग अलग यूपी ओबीसी को सेगमेंट करके हर व्यक्ति को सेंटर में मिनिस्टर बना दिया. तो क्या वो सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस और समानता के एक उत्तम उदाहरण नहीं था? और उसका क्या प्रभाव पड़ा नहीं यूपी में बीजेपी के लिए ओबीसी वोट शेयर में? आपका सवाल बड़ा बेहतरीन है, मैं धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे फिर वहीं पे लाया जहां पे अभी आप सर ने 6800 भर्ती का जिक्र किया था. नरेंद्र मोदी ने, मंत्री तो एक पार्ट है, नरेंद्र का आयोग बनाया जिसको कहा कि हमने उसको संवैधानिक दर्जा दिया, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया. संवैधानिक दर्जे मिलने के बाद पिछड़े आयोग ने भी कहा कि 68,000 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुआ उसमें पिछड़ों का हक खाया. क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसका जो अत्याचार हुआ, जो उनके हकमारी हुई, उस पर कोई सवाल करके, इतने सवाल उठने के बाद, चाहे पिछड़ा आयोग के द्वारा हो चाहे हाईकोर्ट के द्वारा हो, क्या उसका निराकरण किया? क्या उसका कुछ सोल्यूशन निकला? क्या नहीं निकला ना. तो पिछड़े जो मुख्यमंत्री, माफ करिएगा मुख्यमंत्री भी जोड़े ले रहा हूं, मुख्यमंत्री बने या मिनिस्टर्स बने, वो सिर्फ अपने लिए बने, उनका एम्पावरमेंट हो पाया, उनके परिवार का एम्पावरमेंट हो पाया. अगर पिछड़ों का एम्पावरमेंट हो जाता तो मैं ये समझता कि जो पिछड़े लोग हक मांग रहे थे वो बात सामने आ जाती. क्या आपने 10 सालों में किसी पिछड़े नेता को आरक्षण पे बात करते हुए सुना? क्या किसी पिछड़े की हकमारी पे बीजेपी से के किसी मिनिस्टर ने सवाल उठाया? क्या पिछड़ों की किसी भर्ती पे जो अत्याचार हुआ उस पे क्या किसी मिनिस्टर ने सवाल उठाया? तो ऐसे 49 नहीं 4900 मिनिस्टर बना दो, उससे ज्यादा विधायक सांसद बना दो जितने पूरे देश के, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई मतलब नहीं है. तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, इस देश का पहला, मैं अंतिम बात करूं, जी बोलिए, प्लीज. मैं एक अंतिम बड़ी बात कह रहा हूं, बड़ी बात कह रहा हूं. इस देश में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर हुए, जो पिछड़े नहीं थे, उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को इम्प्लीमेंट किया. और इस देश में एक पिछड़े प्रधानमंत्री, कह के पिछड़े प्रधानमंत्री आए, उन्होंने 6800 की 69,000 की भर्ती नहीं करा पाई पिछड़ों की. तो ऐसे पिछड़े प्रधानमंत्री और ऐसे मंत्रियों का बीजेपी आरएसएस को मुबारक, उनको खूब फले फूले, देश को नहीं चाहिए ऐसे मनोज यादव जी. चलते और ऐसे पिछड़े लोग. एक अहम सवाल है अल्पसंख्यकों से लेकर के, इसके ऊपर हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी, यहाँ पर भी, हर जगह पे. एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद सच्चर कमेटी रिपोर्ट के ऊपर आधार पर
एक जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट बनाई गई, जिसको सदन के पटल पर भी रखा गया। 2011 की बात है या 2012 की बात है, मुझे याद नहीं है, 2011 की बात है जहां तक मुझे याद है। उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ आज तक कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया कि किस प्रकार मुसलमानों में भी बहुत पिछड़ी जातियां हैं, उनको भी रिजर्वेशन की जरूरत है, कहां कहां पर कैसे उनको रिजर्वेशन देना है, कैसे उनकी अपलिफ्टमेंट हो। क्योंकि देखिए साहब, आज की तारीख में भले हम माने या ना माने, फैक्ट इज, एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप नेट पे जाएं आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया इज एनीवेयर बिटवीन 22 करोड़ टू 24 करोड़, ऐसा करके लोग बोल रहे हैं। कई लोग कहते हैं 14 करोड़ है, 18 करोड़ है। अगर आप 20 करोड़ भी मान लें, अगर 20 करोड़ की आबादी पिछड़ी रहेगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव साहब ने एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार कहा है, मुझको मेरे साथ इंटरव्यू में कहा है, और तो और छोड़िए, कि हम लोग सच्चर कमेटी रिपोर्ट और उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट जो है हम लोग इंप्लीमेंट कराएंगे। सर आप बताइए, आप कहते हैं इंडिया अलायंस इस बार जीत जाएगी, अगर इंडिया अलायंस जीत गई तो क्या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं माइनॉरिटीज के लिए और बहुत ही पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसीज में, देयर इज वन क्रीमी लेयर एंड देयर इज एन अल्ट्रा बैकवर्ड कास्ट, क्या उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे यादव जी? देखिए, पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति पिछड़ों में क्रीमी लेयर में आता है, उनका नाम मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा कोई पिछड़ा अभी क्रीमी लेयर नहीं हुआ। और मैं ये इस बिहाफ पे इस बात को कह रहा हूं कि अभी जाति जनगणना के आंकड़े नहीं आए, आर्थिक सर्वे नहीं आया कि पिछड़ों के पास कितनी संपत्ति है, कितनी पूंजी है, कितनी धन है, कितना जमीन है, कितना है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस जाति जनगणना की बात कर रहा है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमेटी की बात की, देखिए एक बड़ा दबाव था पॉलिटिकल, मैं बड़े बेबाकी से इस बात को जवाब दे रहा हूँ, बेबाकी से साथ मुझे नहीं लगता कोई नेता इस तरह का जवाब देगा। बहुत सारे नेताओं को ऐसा लगता था कि बीजेपी आरएसएस के सामने अगर हम मुसलमानों को लेकर कोई बड़ा काम करेंगे तो बीजेपी उसको बहुत तेजी से उठाएगी और उसके अगेंस्ट में हिंदू मुसलमान की राजनीति को करेगी। जैसे समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में सिर्फ मुसलमानों की जो कब्रिस्तान की जगह थी उनकी बाउंड्री करवा दी और उनके साथ साथ हिंदुओं की जो शमशान घाट थे उनका भी उन्होंने जीर्णोद्धार कराया या उसको भी अपडेट करा। बीजेपी ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, अरे उसको छोड़ो, उन्होंने बिजली को लेके कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि ईद को बिजली आती है, दिवाली को बिजली नहीं आती। आप कल्पना कर सकते हैं कि विपक्ष के दलों पे कितना प्रेशर होगा, वो किस कमेटी पे काम करे। इस देश में ऐसे भेड़िए खूंखार राजनेता विपक्ष मौजूदा सत्ता में बैठे हैं। मैं इन शब्दों का प्रयोग जानबूझ के कर रहा हूं कि शायद सुनने के बाद वो अपने आप को एक अच्छा एनिमल बनाने का कोशिश करें, पॉलिटिकल एनिमल बनाने की कोशिश करें। क्योंकि आप कल्पना करिए, ईद पे बिजली आती है, दिवाली पे बिजली नहीं आती। हाउ कैन पॉसिबल? किसी देश का प्राइम मिनिस्टर ये कह सकता है क्या? लेकिन उसका डिस्कशन नहीं किया गया, किसी ने उसका डिस्कशन नहीं किया और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन आपका जो सवाल है वो इंडिया अलायंस पूरा करेगा। अब सारी मर्यादाएं टूट गई, सारी बातें टूट गई। हमने पीडीए का नारा, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा इसीलिए दिया है कि हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी, इन सब के लिए काम करेंगे, क्योंकि यही 90% लोग हैं जो इस देश में पीछे रह गए। यही 90% लोग हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत पीछे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है। हम उन सब के लिए, पीडीए के लोगों के लिए काम करेंगे। फिर बीजेपी रूठे, आरएसएस रूठे या इस देश का पूंजीपति रूठे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स वेरी क्लियर। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन होने के नाते आपको कह रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आरएसएस क्या सोचता है, बीजेपी क्या सोचती है। 10 सालों में इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया सबके अधिकारों को, खत्म कर दिया। पूरे देश के पैसे को 2 पूंजीपतियों के पैरों में रख दिया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, हम हर कमेटी पे बात करेंगे, हम हर उस मुद्दे पे बात करेंगे जो मुद्दे
इस देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ बजाज साहब हमेशा पूछते रहते हैं कि मुंबई के लोगों को मुंबई के जितने रहवासी है उनको बहुत इंटरेस्ट है कि जौनपुर में क्या हो रहा है, जौनपुर में क्या होगा, जौनपुर में हमारे यहाँ से हमारे कृपा शंकर सिंह जी गए वहां। हमारा एक्सपोर्ट है वहां पर आपके पास, तो क्या होगा? 1 लाख प्लस से हारेंगे, 1 लाख 1 से लाख ज्यादा प्लस से ऊपर से हारेंगे, क्या बात है। हारेंगे। वो गढ़ है समाजवादियों का, गढ़ है। जबरदस्त जबरदस्त। तो जो मेहनत कर रहे हैं कुछ होगा नहीं, जितने मेहनत कर रहे हैं कृपा शंकर जी। वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को बचा रहे हैं, मोदी एंड कंपनी से बचा रहे हैं। कोई मेहनत वहनत बीजेपी में नहीं कर रहा है। आप छोड़िए उस बात को, वो 10 साल पुरानी बातें हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अब सिर्फ बीजेपी उन सीटों पे मजबूत है जहां पे गैर पीडीए वोटर ज्यादा तादाद में और मजबूत है। बिल्कुल स्पष्ट बात आपको बता दे रहा हूं, जो ये भी बात आपको कोई कहता हुआ नजर नहीं आएगा। गैर पीडीए वोटर जहां मजबूत है वहां पे बीजेपी स्ट्रांग लड़ रही है, बाकी कहीं स्ट्रांग नहीं, बीजेपी उड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो हम इनको उड़ा देंगे। अगर उत्तर प्रदेश में आपने रोक लिया बीजेपी को तो फिर तो एनडीए रुक गई। मतलब आपको क्या लगता है एनडीए की सरकार आ रही क्या? वो गोदी मीडिया नोएडा कंपनी बना रही है। इंडिया की सरकार, इंडिया के लोग नहीं बना रहे हैं। आप मेरी बात को याद रखिएगा। बिहार में इतने ऑपरेशन न करने पड़ते बीजेपी को, महाराष्ट्र में इतने ऑपरेशन न करने पड़ते, चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता है कि उनकी सरकार नहीं बन रही। हाँ, मेरा आंकड़ा लिख लीजिए, बीजेपी 150 से 170 रहेगी। इसके अलावा उनके एलआईयू का रिपोर्ट उनको मिल चुका है। अगर बेईमानी की बीजेपी ने तो बीजेपी राज नहीं कर पाएगी, ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। बीजेपी will get anywhere between 150 to 170. That's what Mr. मनोज यादव says. Right? और समाजवादी पार्टी को कितनी, मतलब इंडिया अलायंस को कितनी आएंगी सर उत्तर प्रदेश में, वो भी बता दें सर चलते चलते। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना सबसे बेस्ट, मेरे ख्याल से गठबंधन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो गठबंधन करके सबसे बेस्ट सीटें होंगी वो होंगी। मैं नंबर्स इसलिए नहीं बता रहा हूं कि नंबर्स हो सकता है 2, 4, 5 इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तक जो अलायंस है, जब सर 5 और 10 का माइनस प्लस चलता है सर। 80 में कितने, 70, 60? मैं ये मान के चल रहा हूं कि 50 प्लस सीटें आज के गठबंधन के हिसाब से क्या बात है सर, इंडियन अलायंस जीतेगा। That means BJP is not coming back. NDA is not coming back in Delhi. बीजेपी तो आ ही नहीं रही है, बीजेपी नहीं आ रही। आप वो गुजरात नहीं बेस्ट कर पाएंगे, वो मध्य प्रदेश बेस्ट नहीं कर पाएंगे अपना, वो राजस्थान बेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो हिमाचल और उत्तराखंड बेस्ट नहीं कर पाएंगे, दिल्ली बेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या तमिलनाडु में थोड़ी नहीं बेस्ट करके आएंगे? जी, कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि आंकड़ा ये है सर, विश्लेषण ये क्लियर कट है, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोनों की मिला करके अगर 30 सीटें भी आ जाती हैं तो बीजेपी हारती है, सीधी बात है। इफ यू गेट इवन 30, forget 50, if you get even 30 seats, BJP does not come back in a majority. Let's be very clear. Because they'll have to win at least 70 in Uttar Pradesh to look at Delhi, to look at a majority in Delhi. Because if you get even 30 in Uttar Pradesh, which means you will not get 100% in Rajasthan, you will not get the number of seats that you got in Madhya Pradesh, you will not get the 41 seats that you got in Maharashtra. No, that's not going to happen. That's it. If what you say is true, which means the tide is turning. According to you, people want change. मतलब बदलाव की हवा चल पड़ी है अभी, कहने का मतलब ये हुआ। Right, thank you so much sir, मनोज यादव साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके, really lovely talking to you. I hope we can do this again. Thank you very much. Okay. नमस्कार सर, नमस्कार। जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हर हर महादेव। Thank you. Oh, that was nice. That was a long conversation. Very informative and very much proactive. अखिलेश यादव राष्ट्रीय नेता उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं, हमारे totally committed towards. Right. We are now at 9:30. Pradeep, you want to take comments today, or you want to take them tomorrow? We'll take them tomorrow. All right, guys, we'll take them tomorrow. I'm so sorry. We'll take them tomorrow. It's 9:30. But the conversation with the Samajwadi Party in Uttar Pradesh was so interesting that we carried it on for a long time. But then we also joined him late, so I think we talked to him for just about 40 minutes or so, 45 minutes. That's just about it. Well, that's it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। समाजवादी पार्टी के विश्लेषण के मुताबिक
भारतीय जनता पार्टी को 150 से 170 सीटें आने वाली हैं लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषण के मुताबिक उनको 370 के ऊपर आने वाली है। 400 पार अब की बार। वो एनडीए के लिए सर, Yes. खुद के लिए 370 पार, क्योंकि आर्टिकल 370 विड्रॉ किया, रिपील किया, तो 370। और राज ठाकरे साहब जो हैं उन्होंने हाथ मिला लिया है अमित शाह जी से, और बहुत ही जल्द ये घोषणा भी हो जाएगी कि राज ठाकरे साहब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। That's it. That's all we've got for you. In the meantime, please do keep sending in your comments and do like, share and subscribe. You heard that bell. You heard that bell. वो घंटी आपने सुनी? Please do subscribe to the channel and do send in your comments. Whatever language you use, I don't mind. I'll read them out right over here. And that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब The लोगों chimes को- of the Irish clock. That's right. Our Irish clock. Oh wow, isn't that lovely? And just for that, cheers. And this Uh, Irish clock strikes 13, not Right. 12. Just like a baker's dozen. A baker's dozen consists of 13 loaves. That's why it is called a baker's dozen. It is not 12, it's 13. Right? That is just about it from Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय सिया राम, हर हर महादेव. Har Har Mahadev.